हम देखते हैं कि सुमा बुआ उनके समधी की किसी दूर किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी यहाँ भागीरथी के वहाँ थी। तो वे सभी लोग यहाँ गांव में आ चुके हैं, तो उसी के संदर्भ में एक सारी खबरें लेकर आती हैं। ननंद के वहाँ वो उनकी विधवा ननंद कहती हैं, है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननंद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तो अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने समधियों को बुलाना हो न हो। यहाँ पर व्यंग है, ये बात पिछले ताश में समझाई थी। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। अभी न्योता आया नहीं, 2 दिन शादी के बाकी हैं। फिर भी केवल विधवा ननन की ये कहने पर कि मैंने लिस्ट में नाम देखा है, इसी एक आधार पर वो जो है कि उत्साह से घर आती हैं, राधा भाभी के वहाँ जाती हैं और उनके कमरे में जाकर कहती हैं कि आज की फैशन का जो भी हो वो तू बना बनाया ही ले आ। क्या देना चाहती हो अम्मा? राधा भाभी कहती हैं, जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज़? देखो समझी हैं, इसलिए कुछ ऐसी ही जो हम महंगी चीज़ें देनी पड़ेगी, ये भी एक रिवाज है। तो मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, मैं कुछ नहीं जानती। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, तो जो तू ठीक समझे ले आना। मेरे पास जो भी है वे मैं जो भी पैसे जो भी इकट्ठा है वो लाकर देती हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे ले आना। बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए, बस हंसी नहीं उड़नी चाहिए बिरादरी। अच्छा देखूं पहले कि रुपये कितने हैं, वो जांचना चाहती हैं, देखना चाहती है कितने रुपये उसके पास हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे गई। 2-3 कपड़ों की जो है कि आज गठरियाँ खुलती हैं, कपड़े रखे हैं उसमें, गांठें खोलती हैं उसकी, हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर उड़ करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। बड़े जतन से, बड़े प्रयत्न से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की एक कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। 7 रुपये की रेजगारी यानी छुट्टे रुपये पैसे और एक अंगूठी थी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। बुआ का अनुमान था, सोमा बुआ का, कि शायद रुपये ज़्यादा निकलेंगे, पर यहाँ तो केवल 7 रुपये ही निकले, इसलिए वे थोड़ी उदास हुई। रईस समझियों में के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई कि रईस है समझी, इसलिए उनके जो है कि इतने रुपये से जो भी मैं भेंट दूंगी वो उनको नज़रअंदाज करेंगी, इसलिए उनकी नज़र जो है एक अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। उनके मरे हुए बेटे की एक निशानी थी यह अंगूठी, यही रह गया था। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। बड़े बड़े आर्थिक संकट उनके जीवन में आए, पर उन्होंने अब उस अंगूठी को कभी नहीं बेचा था। एक ही उनके बेटे की यह निशानी रही थी उनके पास। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, और फिर भी उठाते जो है कि वे रुक सी जाती हैं, और फिर भी वो जो है कि 5 रुपये और उस अंगूठी को लेकर आंचल में बांधकर वो ले जाती हैं। बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली, पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, क्यों उत्साह कम हुआ, क्यों पैरों की गति कम हुई? क्योंकि उनके एक लौते बेटे हरखू की वे जो है कि एक निशानी, अंतिम निशानी अंगूठी को
बेचने जा रही थी, देने जा रही थी, इसलिए वे दुखी हैं। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे कौन कमाने वाला है। उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती, अर्थात मेरे पास भी उतना रुपये नहीं है, वरना मैं ही तुम्हें कुछ दे देती। बुआ का कोई कमाने वाला नहीं था, पति जो है हरिद्वार रहते हैं। अब एक कोठरी का उनको जो किराया आता है, उसी से उनका जो है सुबह शाम का भोजन का निकलता है। अब बचते कैसे। अब ये भी एक अभी न्योता आया नहीं, फिर भी देखो वहाँ उनके लिए शादी के दरमियान लड़की को दिए जाने वाली जो है कि सौगात के लिए, भेंट के लिए वे जो है प्रबंध कर रही हैं। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो। अब आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। राधा भाभी समझाती हैं कि तुम कुछ देने के चक्कर में क्यों पड़ती हो। आजकल जो है कि ये भी मनु भंडारी ने राधा भाभी के जरिए कहा है कि लेन देन का रिवाज अब उठ गया है। किसी भी प्रसंग में कुछ लाकर लोग दें, इसकी ओर लोग अब ध्यान देते नहीं हैं। नहीं रे राधा, समझियों का मामला ठहरा। नहीं राधा, ये समझियों का मामला है। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। 25 अभी तो न्योता नहीं आया, केवल विधवा ननन ने कहा कि मैंने देखा है, लिस्ट में नाम है। बस इस आस में वे जो हैं कि भेंट लेकर जाना चाहती हैं। 25 साल हो गए लेकिन उन्होंने हमें नहीं भूला, तो मैं कैसे भूल जाऊं। मैं बिना कुछ लेकर जाऊं ये ठीक नहीं, इससे बेहतर है ना ही जाऊं। तो जाओ ही मत, राधा भाभी समझाती हैं। चलो छुट्टी हुई। राधा भाभी और भी व्यवहारू हैं, समझाती हैं मत जाओ। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। इतने सारे लोगों में किसको पता चलेगा कि सोमा बुआ के परिवार में से कोई आया या नहीं आया, या तुम गई या नहीं गई थी। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, ये समस्या थी कि क्या भेंट लेकर जाएं प्रसंग के दरमियान, इससे बेहतर है कि न ही जाएं। राधा भाभी बहुत व्यवहारू हैं, सोमा बुआ की परिस्थिति जानती हैं, इसीलिए बीच का रास्ता निकालती हैं। बड़ा बुरा मानेंगे, देखो मन ही मन सोच रहे हैं कि बहुत बुरा मान जाएंगे। सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं अंतिम होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी नहीं तोड़ लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। सारे शहर के लोग आएंगे और मैं नहीं जाऊंगी तो क्या समझेंगे कि देवर जी नहीं रहे तो संबंध ही तोड़ दिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। देखो, एक लौते बेटे हरखू की यह निशानी थी, बड़े आर्थिक संकटों में भी नहीं बेची, और अभी अपना केवल मान रखने के लिए, नाम रखने के लिए ये अंगूठी बेच रही हैं। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना, बस हमारी शोभा रह जाए ये ध्यान में रखना। और इस प्रकार जो है इसे बेचकर जो भी तुम्हें ठीक लगे वो खरीद लाना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। गली में जो है चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो उन्होंने जो अपने हाथों में जो गंदी चूनी पुरानी जो है कि मैली उन्होंने चूड़ियाँ जो पहन रखी थी उस पर ध्यान गया। कल समझियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन लें। जेवर नहीं तो ना सही, लेकिन कांच की चूड़ी तो पहन ले अच्छी। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए, पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फेरी। और
हरे और लाल कांच की चूड़ियाँ खरीद ली 1 रुपया खर्च करके, और अपने हाथों को ढकते हुए घूम फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई, और यह सोच कर कि जब वे ये सब देगी तो उनकी समथिन पुरानी बातों के दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी, उनका मन पुलकित हो उठा। सारी चीज़ें, चांदी की सिंदूरदानी, साड़ी, ब्लाउज, ये सब देखकर वो बड़ी प्रसन्न हुई, और मन ही मन सोचने लगी कि समथिन ये सारी भेंट देखकर बड़ी प्रसन्न होगी और पुरानी बातें याद कर बड़ी खुश होगी। इसी बात से वो जो है सोमा बुआ मन ही मन प्रसन्न होने लगी। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। अंगूठी जो बेच दी उसका भी जो गम था, जो दुख था, वो भी चला गया। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। वो जो है बनिए के वहाँ से रंग लाकर सफ़ेद साड़ी को रंग भी दिया और सुखा दी, और रात को जो है कि पूरा रात उनको दूसरे दिन की खुशी के प्रसंगों को याद करते करते वो वहाँ रात बिताने लगी। दूसरे दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। सुबह 9 बजे उन्होंने पूरा काम समाप्त कर दिया। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती हैं तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। राधा भाभी से पूछती हैं कि तू जो भी साड़ी पहनती है उसमें बड़ी आब चमक रहती है, एकदम कड़क रहती है वो साड़ी, तो इसमें क्यों नहीं चमक आई, तू कुछ इसे कर दे। तुमने कलफ तो जो नहीं लगाया अम्मा। साड़ी को जो है कि ड्राई क्लीन करने का एक तरीका होता है जिससे वो उसमें चमक आती है और साड़ी एकदम कड़क रहती है। तो भात का ओशामण जिसे कहते हैं वो लगाते हैं, तो जिससे साड़ी एकदम कड़क रहती है। तो तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, एक ऐन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जावेगा। तो कहते हैं कि ये नई फैशन वाले हैं, ऐन मौके पर बुलाते हैं, तो जो है कि ऐन मौके पर बुलाते हैं तो इसलिए जो है कि अभी बुलावा आया नहीं, पर 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जावेगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। राधा भाभी भी मन ही मन मुस्कुराती हैं, समझ जाती हैं कि अभी बुलावा आया नहीं, पर इन्होंने सारी तैयारियां कर डाली, जो उचित था नहीं। पर फिर भी कुछ बूढ़ी अम्मा को कहना यह भी ठीक था नहीं। यहाँ तक रखते हैं। भाग 3 को, भाग 4 को बाद में देखेंगे।